ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पर होते हैं और ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, मैंने कहा था कि जो क्रिटिकल एंगल है, क्या होता है क्रिटिकल एंगल, बता सकती हो? हाँ, एक ऐसा एंगल जिसके थोड़ा सा भी बढ़ने पर रिफ्रैक्शन या घटने पर रिफ्लेक्शन हो सकता है। सॉरी, बढ़ने पर रिफ्लेक्शन और घटने पर रिफ्रैक्शन हो सकता है। जैसे मैं ये अगर बना दूं ऐसे और इसको यहाँ से सरफेस से गुजार दूं, ये एंगल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। लेकिन अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, अगर बढ़ा देता हूं इस एंगल को, तो देखो ये नीचे की तरफ आ जाएगा और रिफ्लेक्शन करने लगेगा। लेकिन इसी को थोड़ा सा घटा दूंगा तो ये ऊपर निकल जाएगा और रिफ्रैक्शन हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब रे जाती है तब ये घटना हमें देखने को मिलती है ना? ओके, उसके बाद हमने बात करी थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? जो क्रिटिकल एंगल है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, ये बताया था, है ना? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ सी। एंगल ऑफ सी मतलब क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन निकालना रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और क्रिटिकल एंगल म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। और म्यू इज इक्वल टू sin i/sin r इज द स्नेल्स लॉ। समझा? ओके, अब देखो, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसके एप्लीकेशन पे वर्क करता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो, ऑप्टिकल का मतलब क्या है? ऑप्टिकल मतलब ऐसी चीज जो लाइट से रिलेट करती हो, रिलेटेड टू लाइट, रिलेटेड टू लाइट। जैसे लाइट की स्टडी क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स, है ना? ऑप्टिक्स। वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर, और फाइबर मतलब कोई तंतु, कोई भी जो है यूं समझो कि वायर, एक तरीके से समझ सकती हो, है ना? तो ऐसा वायर जिसके अंदर से लाइट गुजरती हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की खोज करी थी, यहाँ ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, भारतीय थे, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की खोज करी थी। अब इसकी खासियत क्या होती है कि जब कभी भी हम किसी भी दूसरे मोड से, जैसे वायर होता है, ठीक है, मैं पहले यहाँ समझाता हूँ। जब वायर के जरिए, मान लो ये वायर है, वायर के जरिए जब हम कोई डेटा भेजते हैं, डेटा इन द सेंस करंट, मान लो मैं करंट भेज रहा हूँ, ठीक है, करंट भेज रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि वायर में जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इसका कवर होगा, ठीक है, फिर वायर के अंदर का जो मटेरियल होगा, जैसे चाहे वो आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, तो ये सब का कुछ कुछ लॉस होता है। जैसे कि कुछ ये हीट अपने हीट के फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रिसिटी को लॉस कर देते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं डेटा लॉस। अब इसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी ना समझ के समझ लो कि कोई डेटा भेज रही हो तुम, इंटरनेट के थ्रू कोई डेटा भेज रही हो इस केबल के जरिए। तो अगर कोई ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू डेटा जाने से उसमें डेटा का लॉस होता हो, तो क्या हम उनका इस्तेमाल करेंगे? या कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जिससे हमें डेटा का लॉस बहुत ही कम होता हो या ना के बराबर होता हो। जैसे अगर मैंने यहाँ से 100% डेटा भेजा कोई, तो यहाँ पर हमें 99.99% अगर डेटा मिले, हम इस मटेरियल का यूज करेंगे या हमें 90% डेटा मिले इस मटेरियल का यूज करेंगे, है ना? 99.99 जहां हमें डेटा मिले हम उस मटेरियल का यूज करेंगे। तो इसी के लिए काम आता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है,
इसके अंदर से जैसे जो तुम्हारे घर पे इंटरनेट का केबल आता होगा, इंटरनेट का केबल ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, ठीक है। उसमें एक बार जब डेटा चली जाती है तो वो अंदर ही अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, बाहर नहीं आ पाती है, और ये डेटा ना इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाती है, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, लाइट के फॉर्म में जाती है, लाइट के फॉर्म में। जैसे देखो ये कैसे होता है कि पहले यहाँ पर कोई मशीन रहेगा, मान लो यहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिक फॉर्म में कोई डेटा आ रही है, इस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और लाइट के फॉर्म में ये डेटा गुजरेगी किससे, ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर से जब, अब ऑप्टिकल फाइबर की खासियत है कि इसके अंदर लाइट घुसते ही ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लगती है, और इसमें डेटा का लॉस नहीं होता है या बहुत ही ना के बराबर होता है। बाहर निकलेगी, यहाँ फिर एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहेगा, इस लाइट के फॉर्म में जो डेटा है इसे वो फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, और डेटा 100% का 100% जो डेटा है यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर आने की वजह से डेटा का लॉस कम हो गया, और डेटा को ट्रांसफर करना बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी हमें स्पीड भी मिलने लगी, हमें स्पीड भी मिलने लगी। इतना समझ में आया? तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने करी थी, नरेंद्र सिंह कपानी ने, नरेंद्र सिंह कपानी ने, है ना। पहले बचपन में ये वाला जो स्ट्रक्चर है घरों में बहुत देखा जाता होगा। तो इसमें क्या रहता था, इसमें भाई ये ऐसे बॉक्स रहता था, और इस बॉक्स में लगा रहता था एक एलईडी, और इस एलईडी के ऊपर ऐसे ढक्कन, और ढक्कन में ये ऐसे 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 सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर निकले रहते थे, ऑप्टिकल फाइबर निकले रहते थे। अब हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर लाइट के कंसेप्ट पे मतलब बेस्ड है, इनके अंदर से लाइट आसानी से जा सकती है। जब यहाँ से छोटा सा एलईडी जलता था तो सारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट घुस जाती थी, लाइट घुस जाती थी, और हमें छोर पर ये चमकते हुए दिखाई देते थे, चमकते हुए दिखाई देते थे। या पूरा का पूरा व्हाइट अगर कलर रहता था तो पूरा ये जो लीड रहती थी वो ही हमें पूरा चमकते हुए अंधेरे में दिखाई देता था, है ना। तो क्या रहता था, वो ऑप्टिकल फाइबर रहता था, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, अब एक तो हो गया एक एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब ऐसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर काम करता है हमारा, जैसे जो हीरा चमकता है, हीरा मैंने बताया था कि टोटल ये जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल उतना कम, और जितना कम क्रिटिकल एंगल उतने ही जल्दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो हीरा जो चमकता है, हीरा के अंदर लाइट जाकर के फंस जाती है, ये बाहर जल्दी आ नहीं पाती, जिसकी वजह से एक बार अगर लाइट गई तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हीरा बहुत तेजी से चमकता है, हीरा बहुत तेजी से चमकता है। उसके बाद कभी कभी देखा होगा, अगर तालाब वगैरह रहता है और धूप निकली हुई है और धूप में ही बारिश होने लगी, तो बारिश की जो बूंदें गिरती हैं तालाब में, तो तालाब में दूर से ही हमें ना तालाब से चमकता हुआ नजर आता है। ऐसे लगता है कि वो तालाब में गिरने वाली पानी की बूंदें ना हीरे की तरह चमक रही हैं, टिम 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 टिम, है ना। तो ये तालाब का चमकना किस पर बेस्ड है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो आती है, गिरती है, और उस बूंदों में क्या हो जाती है, अंदर ही अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से वो बूंदे हमें चमकती हुई नजर आती है। उसी तरीके से जो आज जब कभी समर का मौसम होता है, बहुत भयानक गर्मी होती है और सड़क एकदम दूर दूर तक खाली है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई छाया नहीं है, तो जब हम दूर सड़क पर देखते हैं तो हमें पानी जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है, पानी जैसा। लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास पहुंचते रहते हैं वो पानी दूर भागते रहता है, वो पानी नहीं होता है, उसे हम कहते हैं मिराज, मिराज, हिंदी में मरीचिका, 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 मरीचिका। ये मरीचिका हमें रोड पर और डेजर्ट में भी देखने को मिलता है। मरीचिका हो यानी मिराज, ये चाहे वो रोड पर हो या डेजर्ट में हो, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस कॉन्सेप्ट पर ही वर्क करता है, समझा? ओके। उसके बाद एक पूछता है कि अच्छा इंडोस्कोपी, ये इंडोस्कोपी क्या होती है, बायो में इसके बारे में हम अच्छे से और पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे पहले टाइम में क्या होता था कि जब ऑप्टिकल फाइबर वगैरह की खोज नहीं हुई थी, तो मान लो कि कोई पर्सन है,
ठीक है, तो सुला देते हैं, कोई पर्सन है और इनके यहाँ पेट में कहीं अंदर गड़बड़ी है और डॉक्टर को उनका कोई ऑर्गन निकालना है, ठीक है, मान लो किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर क्या करेगा, इस पूरे एरिया में चीड़ा मारेगा। अब चीड़ा मारेगा तो अंदर जा करके उस ऑर्गन को निकाल के उसमें जो भी काट कूट करना रहेगा काट कूट के फिर उस ऑर्गन को भरेगा और फिर इसको सील देगा ऐसे ऐसे। अब छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को बड़ा चीरा मारना पड़ा और फिर उसको सिलना पड़ा। तो बॉडी में जब कभी भी हम चीरा मार के उसको सिल देते हैं तो वहां का धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मसल्स जो थोड़ी वीक हो जाते हैं, उसको रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगता है, समझा। हो सकता है कि किसी किसी को कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो और उनका जो ये टाका है वो पक जाता है, कभी कभी कुछ कुछ लोगों की बॉडी सूट नहीं करती है ना। और कुछ कुछ लोगों का होता है कि इनको कितना भी टाका मार दो फटाफट रिकवर कर जाते हैं। तो अब जब एंडोस्कोपी की खोज हुई तो अब इससे सिचुएशन में डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इतना बड़ा चीरा नहीं मारेंगे, डॉक्टर उनके बॉडी में 1 2 3 जगह, ऐसे 3 जगह जैसे भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट हो ऐसे छोटे छोटे होल करते हैं और उसी होल के थ्रू क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर को अंदर घुसाते हैं। अब एक ऑप्टिकल फाइबर में हो सकता है तुम्हारा लाइट रहता हो, एक ऑप्टिकल फाइबर में कैमरा रहता हो और एक ऑप्टिकल फाइबर में उनका औजार रहता हो जो अंदर से ऑर्गन्स को काटेगा, ठीक है। तो कैमरा जो जाएगा कैमरा लेके वो यहाँ डिस्प्ले पर दिखा देगा अंदर के ऑर्गन्स क्या हैं, पूरा बड़ा बड़ा करके एकदम, और लाइट अंदर जलता रहेगा और डॉक्टर बाहर ही स्क्रीन पर देख करके वो अंदर ही अंदर क्या कर लेता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल कर देता है। ये दिखाई दे रहा है, ये आया हुआ है वायर, इसी वायर में हमें लाइट देखने को मिल रही है और यहीं से निकला हुआ है एक सुई के आकार का जो इस पार्टिकल को क्या कर रहा है, खींच रहा है या उसे ब्रेक कर रहा है, समझ आ रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल, अब देखो जब कभी ऑपरेशन ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके किया जाता है तो उसे कहते हैं एंडोस्कोपी, यानी बिना ज्यादा चीड़ फाड़ किए ही हम अंदर ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट कर देते हैं, समझा। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया कि ये छोटे छोटे छेद है, ये तो नॉर्मली अगर इसमें पट्टी भी मार दो तो ये क्या हो जाएंगे, फील हो जाएंगे और इंसान को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होने लगेगी, ये आराम से जो है एक दिन बाद चल फिर सकता है। लेकिन जब चीड़ा लग जाता है तो उनको थोड़े दिन के लिए रेस्ट देना पड़ता है ना। तो एंडोस्कोपी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का, ऑप्टिकल फाइबर का, समझ में आ गया। इतना सारा का सारा चीज क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर हमने जो मिरर था, मिरर यानी दर्पण, दर्पण से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, एक बार मैं कुछ ऐसे रिवीजन कर देता हूं। जैसे हमने मिरर कितने टाइप के देखे, मिरर 3, कौन कौन से, पहले तो था प्लेन, प्लेन मिरर, फिर दूसरा था कॉनकेव, तीसरा था कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अगर कहेगा कि कॉनकेव मिरर बनाओ तो कैसे बनाओगे, ऐसे बना करके हमेशा राइट साइड में पेंट कर देना है, और कहेगा कि कॉन्वेक्स बनाओ तो ऐसे बना करके हमेशा राइट साइड में पेंट कर दो, समझा। ये कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर देख लिए। उसके बाद इनका फॉर्मूला हमने देखा कि भाई अगर इनसे रिलेटेड कॉनकेव या कॉन्वेक्स से रिलेटेड कोई हमें फोकल लेंथ और इमेज या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी रहती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना, 1/u। उसके बाद हमने देखा कि पावर क्या होता है, पावर, है ना, जैसे कि कौन सा लेंस कितना जूम कर पाएगा, अरे लेंस बोल रहा हूं, कौन सा मिरर किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या छोटा करके दिखाएगा, तो पावर को डायोप्टर में मेजर करते हैं और पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, 1/f ये मीटर में, लेकिन अगर इसी को सेंटीमीटर में करना रहेगा तो कितना हो जाएगा, 100/f इन सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ओके, तो ये पावर देख लिया हमने और उसके बाद फॉर्मूला देख लिया और मिरर देख लिया, और मिरर से रिलेटेड उसके बाद जितना भी ये तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखा और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब इसके बाद से शुरू होता है इसी कंसेप्ट के बेस पर लेंस। तो हम लेंस शुरू करें, ओके चलो। मिरर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना,
चलो अब देखो, यहाँ हम शुरू करते हैं लेंस। लेंस को हिंदी इंग्लिश में दोनों ही लेंस ही कहते हैं। लेंस दो टाइप के, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। देखो भाई, मैंने बताया था कि किसी भी जो मिरर होता है, मिरर की खासियत क्या है कि उसके राइट साइड में ऐसे पेंट होता है, लेकिन किसी मिरर को, ठीक है, किसी मिरर को या किसी सर्कुलर कांच को, जैसे एक ये कांच ये है, एक ये कांच है, अब इन दोनों से नहीं आएगा, थोड़ा दूर बना, ये है, और इसको ला करके यहाँ इसको ला करके मैं इसका दो पार्ट बना देता हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको उड़ा देता हूँ। ये जो बना, ये एक लेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिरर का ही पार्ट है, मिरर का ही पार्ट है, बस इसमें क्या है, पेंटिंग नहीं है, समझा? पेंटिंग नहीं है। अगर हम कांच को पेंट ना करें तो एक लेंस की तरह काम करने लगेगा, ठीक है, तो एक लेंस की तरह काम करने लगेगा। अच्छा बताओ, ये कौन सा मिरर था? ये कॉनकेव था, ठीक है, कॉनकेव था। और ये क्या था? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। उसी तरीके से जैसे अगर दो कॉन्वेक्स को, मतलब नहीं जान दो, ये कंसेप्ट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो चलो अब हम लोग खाली ना ये कंसेप्ट तो क्लियर रहेगा कि अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि लेंस और मिरर में क्या फर्क होता है तो हाँ वो पता रहेगा, बढ़िया। अब समझो, अब देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं वो दिखते कैसे हैं। देखो, कॉनकेव में भी गड्ढा रहता है, ये कॉनकेव में भी गड्ढा रहेगा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये अंदर धंसा हुआ है, ये अंदर धंसा हुआ है। और कॉन्वेक्स जैसे मिरर उठा हुआ था वैसे ये भी उठा रहेगा, ये ऐसे रहेगा, समझा? ये क्या है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। इसको भी, कॉन्वेक्स का मतलब क्या? उत्तल लेंस, उत्तल यानी उठा हुआ तल। इसका देखो ये तल उठा हुआ है, ये तल उठा हुआ है। और कॉन्केव मतलब अवतल लेंस यानी धंसा हुआ तल, इसका भी ये तल धंसा हुआ है, ये तल धंसा हुआ है। अब इनको पहचानते कैसे हैं? नॉर्मली तो ये स्ट्रक्चर से पहचान जाते हैं, लेकिन जब इसको डिस्क्राइब करना पड़ता है तो कहते हैं जो कॉनकेव लेंस होता है ये बीच से पतला होता है, थिन, बीच से पतला होता है एज कंपेयर टू इसके कॉर्नर या एजेस। एजेस पे कैसा रहता है? मोटा रहता है, ठीक, दिखाई दे रहा है ना? बीच वाला सेक्शन क्या है? पतला है एज कंपेयर टू उसके एजेस के। लेकिन कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाता है, कॉन्वेक्स में बीच वाला मोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू उसके एजेस। एजेस वाला कैसा है? थिन है, एजेस वाला थिन है। समझ में आया? तो पहले ये बताओ, लेंस कितने टाइप के? तो कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बताना ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव। तो अगर मैं कॉनकेव को पतला लेंस कहूं तो चलेगा ना? कोई दिक्कत क्या? पतला लेंस। और ये हो जाएगा मोटा लेंस, मोटा लेंस, मोटा लेंस। तो कभी कभी देखती होगी कि किसी किसी का जो चश्मा रहता है ना, चश्मा वो बहुत मोटा रहता है ना? किसी किसी का चश्मा बहुत मोटा रहता है, जिनको मतलब आंखों में प्रॉब्लम होती है तो उनका चश्मा मोटा रहता है, और किसी किसी लोगों का चश्मा पतला रहता है। तो हम चश्मे को देख करके ये बता सकते हैं कि इसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है। कैसे पता करेंगे? अगर चश्मा मोटा मतलब लगा है कॉन्वेक्स, अगर चश्मा पतला मतलब लगा है कॉनकेव, 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 ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अब हम इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझते हैं, ठीक है। जो हम देखते हैं, जैसे हमने मिरर के बारे में देखा था कि मिरर में भी लाइट जाती है, टकराती है, वैसे ही पहले मैं कॉनकेव के कैरेक्टरिस्टिक को समझाता हूँ।
कॉनकेव। कॉनकेव को हिंदी में क्या कहेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस। देखो ये है कॉनकेव। लाइट हमेशा कौन से डायरेक्शन से आएगी? लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगी, ठीक है। और किसी भी लेंस या मिरर के बीचों बीच से पास होने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब देखो जब कॉनकेव लेंस पर ना लाइट पड़ती है तो ये लाइट को क्या करता है? बिखेर देता है। अब ये मिरर की तरह तो है नहीं कि ये टकरा के वापस आ जाएगा, इसके अंदर से लाइट पास होगी। तो जब अंदर से लाइट पास होगी तो ये रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो कॉनकेव की खासियत यह है कि जब इसके अंदर से लाइट पास होती है तो ये लाइटों को दूर भेज देती है। ये क्या कर देती है? दूर भेज देती है। मतलब कि ये ऐसे छितरा जाते हैं। छितरा जाने का मतलब समझ रही है? हाँ, ये जा करके किसी पॉइंट पर मिलते नहीं है, ये दूर दूर भाग जाते हैं। दूर दूर भाग जाते हैं। और जब दूर दूर भागते हैं तो ये बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। मतलब कि अभी यहाँ समझो, इनका ना फोकल जो फोकस बनता है, फोकस मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर हमें ये दिखता हो कि इमेज बनेगा। जैसे हमने मिरर में देखा था फोकस पॉइंट, अगर मैं फोकस कहूंगा तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि नया टर्म बोल रहा हूं, नहीं, ठीक है। तो देखो इनका फोकस पॉइंट कहाँ बनता है? तो फोकस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जहां से इनकी लाइन ये हुई है, डाइवर्स हुई है ना, उनको हम पीछे ला करके मिलाने की कोशिश करते हैं। हम अगर पीछे लाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पीछे अगर हम इनको लाते हैं तो ये एक पॉइंट पर मिलते हैं, और जहां पर ये आकर के मिलते हैं वही क्या हो जाता है? इसका फोकस, उसका फोकस। क्योंकि ये रियल में नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस के लाइनें रियल में नहीं मिल रहे हैं, ये हम अपनी सहूलियत के लिए मिला रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी। रियल इमेज नहीं, इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज। इस फोकस पर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज। इमेजिनरी या वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। क्योंकि ये रियल में जाकर के मिले नहीं है, रियल में जाकर के मिले नहीं है। दूसरी बात कि ये इसने लाइटों को क्या कर दिया है? बिखेर दिया है, और बिखेर देना को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। इसलिए इसलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंस लेंस भी कहा जाता है। कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस लेंस। डाइवर्जेंस लेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस लेंस, ठीक है। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, ये जो फोकस बना है ये लेफ्ट में बना है या राइट में बना है? लेफ्ट में बना है। तो जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि लेफ्ट में कोई भी चीज बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो बताओ कॉनकेव लेंस के फोकस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, है ना। यानी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसमें अगर तुम्हें ये दिख गया कि भाई ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस है, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका फोकस नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी देगा नहीं तुम्हें, न्यूमेरिकल में दे देगा कि एक 10 सेंटीमीटर वाले फोकस वाले कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, तो कॉनकेव समझते ही यहाँ फोकस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो क्या इसकी वैल्यू हम 10 सेंटीमीटर लेंगे? नहीं, इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर, समझ में आया? अच्छा बताओ, जब फोकस नेगेटिव होगा तो इसका पावर क्या होगा? पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/f इन मीटर। लेकिन वही अगर सेंटीमीटर में, नॉर्मली डेटा सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं? 100/m। 100/m। अब बताओ, f तो हमेशा नेगेटिव होगा इसका, तो इसका पावर भी क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, देखो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव फिजिक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव
ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे अगर पॉजिटिव है तो यानी सीधा बन रहा है, और नेगेटिव है तो यानी उल्टा बन रहा है। समझ आ रहा है क्या? पॉजिटिव है तो सीधा बन रहा है, लेकिन नेगेटिव है तो उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब क्या होता है कि ये ना, इसका इमेज आगे तो बन नहीं पाता, आगे बनता तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसका इमेज बहुत बड़ा बनता है, लेकिन ये पीछे बनता है। पीछे बनने की वजह से ये जो इमेज है ना, ये छोटा बन जाता है बहुत। तो ये अगर कोई जैसे यहाँ पर इंसान खड़ा है, ठीक है, मिस्टर रॉबिन है, अगर मिस्टर रॉबिन के सामने हम कॉनकेव लेंस रख देते हैं तो इनका इमेज जो बनेगा ना, वो इतना छोटा बन जाएगा। ठीक है, इनका इमेज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? इमेज को छोटा कर देता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? इमेज को छोटा कर देता है। ठीक है, अब इसको मिरर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मिरर में इमेज को बड़ा कर देता था कॉनकेव मिरर, लेकिन यहाँ पर लेंस में क्या होता है? लेंस में कॉनकेव लेंस उसे छोटा कर देता है। तो देखो, कॉनकेव लेंस की हमें 3-4 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पहली, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉनकेव लेंस। पहली चीज तो हमें याद रखनी है, इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जेंस। होता है, नेचर कैसा है? डाइवर्जेंस। क्यों डाइवर्जेंस है? क्योंकि ये लाइट को बिखेर देता है, इससे पास होने वाली लाइट बिखर जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका फोकस। फोकस किधर बनता है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। उसके बाद इसका पावर क्या होगा? पावर 1/f माइनस में। क्यों माइनस में? क्योंकि फोकस नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। ये मीटर में होता है, हमेशा याद रखना। डेटा सेंटीमीटर में दिया रहता है तो हम 100/f करते हैं। ठीक है, 100/f करते हैं। ओके, उसके बाद ये क्या करता है? ये इमेज को छोटा कर देता है, इमेज को छोटा कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है, इमेज को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अच्छा, रिड्यूस कर देता है, कैसे समझ में आएगा? मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि कोई पेड़ है, पेड़ लाल कलर का है, मैं आदमी बनाऊंगा। ठीक है, ये है मिस्टर रॉबिन, और मिस्टर रॉबिन के सामने हमने रखा है एक लेंस रखा है। कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस है। यहाँ से लाइट जाएगी, मतलब यहाँ से लाइट जा रही है, जैसे ये लाइट जाएगी ये क्या करेगी? बिखर जाएगी, दूर दूर भाग जाएगी, है ना, बिखर जाएगी। उसके बाद हमको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस होती है बीच में, और इन लाइट को हम पीछे कहीं न कहीं ला करके मिलाएंगे तो ये कहीं न कहीं आ करके मिलेंगी, मिलेगी। और ये जहां पर मिलेगी वहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो इसका इमेज कैसा बनेगा पता है? कुट्टू सा, तो उल्टा बन सकता है ये। ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये मिस्टर रॉबिन है, तो इनका इमेज उल्टा बन जाएगा। उल्टा बन जाएगा मतलब क्या दिखाएगा? कि इसका फोकस नेगेटिव है, इसका फोकस नेगेटिव है, जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। इमेज उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। समझ आ रहा है क्या? अभी ये उल्टा वाला यहाँ मत याद रखो, ऐसे नहीं तो दिमाग कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे ही बना देते हैं। इमेज छोटा बनता है, तो इमेज छोटा का क्या मतलब है? इतना क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब देखो, ये जब बिखरता है ना, बिखरने की वजह से ये काफी दूर तक लाइट फैल जाता है, मतलब दूर तक फैलता है। तो अगर कभी ना, जब मैं आंखों का डिजीज के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कि मायोपिया क्या होता है, हाइपर मायोपिया क्या होता है, तो जब किसी को दूर देखना रहता है, दूर देखना रहता है, तो उसकी चश्मे में हमेशा कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूर देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, दूर देखने के लिए कॉनकेव लेंस का। हालांकि मैं मायोपिया पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। हम अब दूसरे लेंस पे चलते हैं, इस पे कॉन्वेक्स पर। कॉनकेव समझ में आ गया ना? कॉन्वेक्स लेंस, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? उत्तल लेंस। लिखा हुआ है तल जिसका वह। ठीक है, अभी कैसा होगा? ये ऐसा होगा सूप की तरह,
अब इसके यहाँ से हम लाइट गुजारते हैं, तो बताओ इसके अंदर से लाइट जाएगी, इसके अंदर से लाइट जाएगी तो ये पास हो जाएगी या रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी? लेंस है तो रिफ्रैक्ट ही होगी, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो अब इसकी खासियत यह है कि ये अपने अंदर से गुजरने वाली लाइट को आगे ले जाकर किसी एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है, मिला देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कन्वर्ज कर देना, इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्ज कर देना। और जहां पर लाइट मिलती है वही हो जाती है इसका फोकस, वही उसका फोकस। तो पहली चीज हमें क्या पता चल गई कि भाई जो कॉन्वेक्स लेंस है, क से कन्वेक्स, क से कन्वर्जेंस लेंस, कन्वर्जेंस लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस लेंस, कन्वर्जेंस लेंस, कन्वर्जेंस लेंस। उसके बाद इसका फोकस, फोकस कहाँ बना है? राइट साइड में, राइट साइड में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पावर क्या होगा? पावर E इज इक्वल टू 1/f, 100/f सेंटीमीटर में पॉजिटिव, समझ में आया? पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, पावर भी पॉजिटिव। अब देखो ये क्या करता है, ये जब आगे जाकर के एक ही जगह पर मतलब कि मिल जाता है तो ये बहुत दूर तक नहीं जा पाता है, दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। इसलिए अगर किसी को ना नजदीक की चीज नहीं दिखाई देती है और उसे नजदीक देखने के लिए उसको लेंस लगाना पड़ता है, तो उसे कौन सा लेंस लगाया जाएगा? ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये क्या करता है कि इमेज को ना बड़ा कर देता है। इमेज को कैसा क्या कर देगा? बड़ा। कॉनकेव क्या करता था? इमेज को छोटा कर देता था, और ये इमेज को बड़ा कर देता है, इमेज को लार्ज कर देता है, लार्ज कर देता है। और चूंकि रियल में इसकी जो रे है वो जाकर के एक जगह पर मिली है, इसलिए इससे बनने वाला जो इमेज होगा उसे हम रियल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल इमेज, रियल इमेज। समझ में आ गया? रियल इमेज, रियल इमेज। क्लियर है? ओके। अच्छा ये अगर इमेज को बड़ा कर दे रहा है, तो मैं अगर पूछूं कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग लेंस होता है, उस मैग्नीफाइंग लेंस में कौन सा लेंस लगता होगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लगता होगा, है ना। उसका इस्तेमाल यूजेस यूजेस में हम देख लेंगे, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। अच्छा, ये सारे के सारे किरणों को ले जाकर के एक ही जगह पर फोकस कर देता है। तो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा लेंस जिससे हम लोग कागज को जलाते थे, कागज को जलाते थे, है ना, लाइट आती थी, उस पर गिरती थी और कागज नीचे रखते थे और कागज को जला देता था, उसमें कौन सा लेंस लगता होगा? कॉन्वेक्स, है ना, प्रज्वलक उसको कहते हैं, प्रज्वलक। तो कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरीके से अगर तुमको अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो मैंने सेल के बारे में पढ़ाया था, और सेल को देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी चीजों को बड़ा करता है या बड़ी चीजों को छोटा कर देता है? छोटी को बड़ा कर देता है। तो भाई उसमें कौन सा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। समझ में आ गया? अच्छा, अब इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बेस पर ना ये सब कुछ भी नहीं करता है। क्या पूछता है? कहेगा जो ओस की बूंद है, ओस की बूंद को क्या कहते हैं? ड्यू, ड्यू लगाने वाला ड्यू नहीं, ड्यू, ड्यू को हम कहते हैं ओस की बूंद। देखा है कि नहीं ओस की बूंद? ओस की बूंद। और पूछेगा जो पानी का बुलबुला होता है, वाटर बबल, वाटर बबल। तो बात बताओ, जो ड्यू है वो कौन से लेंस की तरह एक्ट करेगी? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कैसे पता चला कॉनकेव की तरह एक्ट करेगी? हाँ, हाँ, तभी गलत हो गया, ठीक है। कंसेप्ट से पता चलता है तो गलत नहीं होता है। देखो
ओस जो होती है ना, ओस की बूंद, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर ना पानी पूरा भरा रहता है। ओस की बूंद के अंदर पानी पूरा भरा रहता है, जबकि जो वाटर बबल होता है उसके अंदर खाली रहता है। तो गुब्बारा फुलाती हो वो क्या करके बलून की तरह उसमें साबुन घोल के, तो उसके अंदर देखते हो वो हवा में उड़ने लगता है। ओस की बूंद हवा में नहीं उड़ती है, क्यों? वो पूरा भरा रहता है, जिसकी वजह से वो भारी हो जाता है, भारी हो जाता है। तो ये अंदर से जब खाली रहेगा तो ये कैसा हो जाएगा, पतला या मोटा? पतला हो जाएगा। और ओस की बूंद पूरी भरी रहेगी तो पतली या मोटी? मोटा। तो बताओ अब कौन सा लेंस मोटा था? कॉन्वेक्स मोटा था। तो मोटा होने की वजह से ये कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। और कौन सा लेंस पतला था? कॉनकेव। तो पतला होने की वजह से ये कॉनकेव की तरह काम करता है। समझ में आया? हाँ। तो अब ऐसी कोई भी चीज रहे, एग्जाम में कुछ भी पूछे कि मुंह से निकलने वाला थूक या आंखों से निकलने वाला आंसू, कुछ भी पूछे, हमेशा कंसेप्ट ये लाना कि जो चीज के बारे में कह रहा है वो पूरी तरीके से भरा है, मोटा है या पतला है। अगर मोटाई और पतलाई पता चल गई तो तुम बता सकती हो कि वो कॉन्वेक्स लेंस होगा की तरह एक्ट करेगा या कॉनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी सारी चीजें क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं? बताओ, रियल इमेज हमें कौन से लेंस के द्वारा देखने को मिलता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स। और जो कॉनकेव है वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वर्चुअल, है ना? छोटा सा वो तो साइज छोटा कर देगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये लेंस वाला सेक्शन अभी दो हो गया। अभी इसके बाद हम लोग जो आंखों में प्रॉब्लम होती है, जैसे मायोपिया क्या होता है, हाइपर मायोपिया क्या होता है, फिर लेंस का फॉर्मूले के बारे में समझेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है।